मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड तबाह हो चुका है और 30% से ज्यादा की गिरावट ऑलरेडी दिख रही है। अगर हम देखें टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर जितने लोग इन्वेस्टेड हैं, हर एक इंसान इस समय पे सिर्फ ये सोच रहा है कि क्या ये म्यूचुअल फंड रिकवर करेगा भी या फिर नहीं, क्या इसके अंदर एसआईपी कंटिन्यू रखें या बेच करके भाग जाए। ये म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है, और इसी चीज का आंसर मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर, वो भी डेटा के साथ। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को कहते हो कि अंडर परफॉर्मेंस हो रही है तो उससे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि क्या बेंचमार्क अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं मोतीलाल ओसवाल के कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो जैसे कि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, यहां पर ये सारे के सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं ये एक्चुअली अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। मतलब एचडीएफसी 18% के आसपास की ग्रोथ दिखा रहा है, वहीं पे निपॉन इंडिया 21, लेकिन मोतीलाल ओसवाल वो तो सिर्फ 0.11% के आसपास चढ़ा है। अगर मैं लास्ट 3 साल की बात करूंगा तो बाकी सारी चीजें सही हैं, लेकिन रिसेंटली एक मेजर फॉल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर नहीं है कि रिटर्न्स नहीं बन रहे, ये टोटली नॉर्मल है क्योंकि जो पोर्टफोलियो है वो कभी कभी चलता है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड चल क्यों नहीं रहा है, इसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही नहीं समझोगे तो पता कैसे चलेगा कि गिर क्यों रहा है और रिकवर करेगा तो क्यों करेगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो को एनालाइज करना। इक्विटी के अंदर इन्होंने 86% पूरा पैसा डाला हुआ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में 6.89% और कैश इनके पास है अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास। यहां पर प्रॉब्लम क्या है ये समझो। लास्ट टाइम जब मैंने इसके पोर्टफोलियो को एनालाइज किया था तो यहां पे जो आईटी सर्विसेज है ये एक मेजर चंक होल्ड करता था, लेकिन सिर्फ 1 महीने में इनके पोर्टफोलियो में एक ड्रास्टिक चेंज आया है। जो अदर सेक्टर्स है यहां पे पोजीशन बिल्ड हुई है और जो आईटी है यहां पर गिर रही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ मोतीलाल की नहीं है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड अच्छे कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ये भी समझना जरूरी है। लेकिन अगर मैं मोतीलाल की बात करूं तो यहां पर आईटी सेक्टर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास आपके पूरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। इसके बाद है स्पेशलाइज्ड फाइनेंस, देन टेलीकॉम, देन रिटेल ऑनलाइन। प्रॉब्लम यहां पर क्या है, जो परसिस्टेंट सिस्टम इनके पोर्टफोलियो के अंदर है उसके अंदर होल्डिंग है अप्रॉक्सीमेटली 9% की, कोफोर्ज में 9% के आसपास, वन कम्युनिकेशन में 7% के आसपास। सो नेट अगर आप देखोगे तो ये जो पोर्टफोलियो है यहां पर मेजर इशू है। अगर आप कभी भी स्टॉक्स को देखते हो या म्यूचुअल फंड्स को देखते हो तो उसके पोर्टफोलियो में जाओ, लास्ट 1 साल के रिटर्न्स देखिए तो परसिस्टेंट सिस्टम में ही गिरावट 16% की हो चुकी है। मतलब आपके पोर्टफोलियो में जो 10% हिस्सा है वो 10% हिस्सा 10% गिर चुका है, तो आपका पोर्टफोलियो यहां पर गिर रहा है। अगर मैं वापस इनके पोर्टफोलियो पर आऊं और एक और चीज यहां पर दिखाऊं, कोफोर्ज, तो कोफोर्ज में क्या इशू आया है, काफी ज्यादा गिरता हुआ हमें दिखा है, अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास। वापस अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो हमारा वन कम्युनिकेशन है ये भी हमारा ड्रास्टिकली गिरता हुआ दिखा है। लास्ट 1 साल के अंदर अगर हम देखें तो ये बड़ा है, लेकिन रिसेंटली ये और ज्यादा गिरता हुआ दिखा है, करीब 14% के आसपास। सो बेसिकली जो इनका पोर्टफोलियो है इस समय पे वो मार्केट कंडीशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जो इनके बाकी पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स हैं जैसे कि डिक्सन, यहां पर भी गिरावट दिख रही है क्योंकि ये रिकवर नहीं कर पा रहा। डिक्सन जब मैं देखूंगा तो देखो किस हिसाब से गिरा है, अप्रॉक्सीमेटली ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक आज की डेट में 40% के आसपास हमें गिरता हुआ दिखा है। सो जो इसकी टॉप होल्डिंग है इस वाले म्यूचुअल फंड की, इसकी टॉप होल्डिंग में ही मेजर गिरावट दिख रही है, जिस वजह से जो आपका पोर्टफोलियो के अंदर रिटर्न बनना चाहिए वो नहीं बन रहा और आप लॉस कर रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली इस समय पे जो ग्रोथ दिख रही है वो कहां दिख रही है। इसके लिए मैं इसी के कॉम्पिटिटर की बात करता हूं। देखो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये अंडर परफॉर्म कर रही है, मोतीलाल की है। वहीं पे जो आउट परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क को, एचडीएफसी, वो कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है ये आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एनालिसिस कितनी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप गलत जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला है मैक्स फाइनेंशियल्स। अगर मैं मैक्स फाइनेंशियल्स एज अ स्टॉक उठा करके देखूं तो लास्ट 1 साल में आप देख सकते हो किस लेवल की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा है हमारा एयू फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक और इंडियन बैंक। ठीक है, इन तीनों स्टॉक्स को भी अगर आप उठा करके देखोगे तो एक इजी ट्रेंड आपको दिख रहा है
कि ये सारी की सारी जो कंपनी है ये अप ट्रेंड में चली गई है। तो अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, कहीं पे भी एसआईपी कर लो, ये चीज चल जाती है, एग्जैक्टली नहीं होता। अगर आप कभी भी मार्केट को नहीं समझते, अगर आप कभी पोर्टफोलियो एलोकेशन को नहीं समझते, अगर आप कभी भी मार्केट के अंदर जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नहीं समझते, तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछते रहोगे और ऐसे ही लॉस भी करते रहोगे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि म्यूचुअल फंड हो या अपना खुद का स्टॉक, आपको आपका पैसा लगाना है, इसलिए एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है और पोर्टफोलियो एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए। एज ऑफ नाउ जो मार्केट है, मार्केट के अंदर सिर्फ दो कैटेगरी चल रही है। पहली कैटेगरी है एनबीएफसी और फाइनेंशियल सेक्टर, दूसरी कैटेगरी है मेटल। अगर आपके पोर्टफोलियो में इनके स्टॉक्स होंगे, इनके म्यूचुअल फंड होंगे, तो आपका पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म कर रहा होगा। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, तो जो हमारा पराग पारेख का म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर भी आप एक चीज देखो, जो प्राइवेट बैंक्स हैं ये 24% के आसपास है। इसीलिए ये वाला म्यूचुअल फंड इस समय पे आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जो मेजर चंक इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो प्राइवेट बैंक्स में है। आईटी में भी इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए रिसेंटली अगर आप देखोगे तो इनके जो रिटर्न्स हैं ये भी हमें गिरते हुए दिखे हैं, क्योंकि आईटी इंडेक्स गिर रहा है। तो जिस जिस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आईटी होगा वो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा होगा, और जिसने आईटी को हटा करके मेटल या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज रखा होगा वो म्यूचुअल फंड इस समय पे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा होगा। एक और फन फैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, जो एक रिटेल इन्वेस्टर हमेशा मिस कर देता है, कि जब भी पोर्टफोलियो गिर रहा है, लास्ट एक साल में ये वाला म्यूचुअल फंड दबा करके गिर रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको जो एनएवी कॉस्ट है ये आपको ज्यादा दिख रही होगी। एग्जांपल के तौर पे लास्ट 3 साल में ये जो म्यूचुअल फंड है इसने डिसेंट रिटर्न दिए हैं, क्योंकि रिसेंट गिरावट आई तो पास्ट रिटर्न भी गिरते हुए दिखे हैं। तो इसने पास्ट में भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, ऐसा नहीं है बुरे हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, एक साल के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, तो यहां पर गिरावट आपको देखने को मिलने ही वाली है। तो नेट नेट अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है, करने की सोच हो या करने वाले हो, तो आपके लिए अब ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने क्या सोच के इन्वेस्ट करना शुरू किया था? सबसे पहला क्वेश्चन खुद से ये पूछना है। अगर आपने एब्सोल्यूट रिटर्न्स देख करके इन्वेस्ट करना शुरू किया था तो ये तरीका ही गलत है, इसलिए मैं कहता हूं कभी भी रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज, मोतीलाल ओसवाल एज अ ब्रांड वैल्यू अच्छा है, बुरा नहीं है। मैं ये बोलूंगा कि मोतीलाल ओसवाल एक अच्छा ब्रांड वैल्यू के साथ आता है। सेकंड चीज, पोर्टफोलियो, अगर मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूं तो पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही बुरा पोर्टफोलियो है, एक्चुअली इनका पोर्टफोलियो अच्छा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। सो प्रॉब्लम यहां पर है कि करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ये पोर्टफोलियो डिजाइन नहीं है। सो अगर आप सिर्फ अगले 1 साल या 2 साल तक इन्वेस्ट करने वाले हो तो ध्यान से सुनना, अगर आप अगले 1 साल और 2 साल तक इन्वेस्ट करने वाले हो तो मोस्ट प्रोबेबली मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एज ऑफ नाउ एक्सपोर्ट और आईटी पे एक मेजर खतरा है। एग्जांपल के तौर पे मोतीलाल ओसवाल के अंदर जो भी स्टॉक्स है, मेजॉरिटी स्टॉक्स है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो अगर हमारी ट्रेड डील, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि हो गई है, अभी ट्रेड डील नहीं हुई है, अभी तो फ्रेमवर्क ही डिसाइड हो रहा है, और उसके बाद डील होगी, कंफर्म होगी, कब होगी नहीं पता, तब तक ये वाला म्यूचुअल फंड नहीं चलने वाला, ये अंडर परफॉर्म करेगा। सेकंड चीज, यहां पे जो आईटी है जब तक ये खुद को इवैल्यूएट नहीं करता तब तक भी ये म्यूचुअल फंड आपका गिरता दिखेगा। 1 महीने पहले भी मैंने म्यूचुअल फंड वाली वीडियो बनाई थी मोतीलाल के ऊपर, वहां पर भी मैंने आपको सेम ही चीज बोला था। अगर आपका एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, 1 साल 1.5 साल के आसपास, स्पेसिफिकली एटलीस्ट 1 साल तक, तो आपको इस म्यूचुअल फंड में नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तो ये म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आ रहे हो, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल का पर्सपेक्टिव है आपका म्यूचुअल फंड के लेवल पे, तो मेरे भाई ये म्यूचुअल फंड आज भी अच्छा है, पोर्टफोलियो आज भी अच्छा है, जो कंपनीज इन्होंने चूज करी हैं वो आज भी अच्छी हैं। ये इवन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ताकि जो अच्छा पोर्टफोलियो है वो जब गिर रहा है तो आपके लिए यहां पर अच्छे सस्ते एनएवी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इनके पोर्टफोलियो को देखोगे, यहां पर देखते हैं तो जो इनका पोर्टफोलियो है इसके अंदर ऑलरेडी चर्निंग शुरू हो चुकी है। मतलब ये जो दिसंबर 2025 में पोर्टफोलियो था जहां पे आईटी सर्विसेज डोमिनेट कर रहा था, अब ये अदर्स में डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि चर्निंग हो रही है पोर्टफोलियो के अंदर। जो ड्रॉबैक पहले था कि सिर्फ आईटी डिपेंडेंसी थी, वो आईटी डिपेंडेंसी इस समय पे कम हो रही है। लेकिन अगर मैं आपको एक बेसिक और एक सिंपल कंक्लूजन बताने की कोशिश करूं, जो मेरा पर्सपेक्टिव कहता है इसके पोर्टफोलियो को देख करके, वो ये है कि शॉर्ट टर्म में यहां पे दिक्कत रहेगी, यहां पे कुछ नहीं होने वाला जब तक आईटी नहीं चलेगा। सेकंड चीज, अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हो तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा है।
तीसरी चीज कौन से म्यूचुअल फंड आज की डेट में चलेंगे, 2026 में चलते हुए दिखेंगे, मेरे हिसाब से जिन भी म्यूचुअल फंड के अंदर बैंकिंग और फाइनेंस सर्विसेज होगा, एनबीएफसी सेक्टर होगा, वो चलता हुआ दिखेगा। जिन भी म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो में मेटल सेक्टर होगा वो चलता हुआ दिखेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, रिसेंटली रेट कट हो रहे हैं जिस वजह से जो फाइनेंस कंपनीज हैं वो भग रही हैं क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चढ़ रहे हैं। इस समय पे एक फेयर वैल्यूएशन पे आपको निफ्टी बैंक देखने को मिल रहा है। अब धीरे धीरे करके वो ओवर वैल्यूड होगा अगले 6 महीने साल भर के अंदर, फिर वो भी गिरना शुरू कर देगा और जब वो गिरना शुरू करेगा कोई दूसरा सेक्टर जो होगा वो पिकअप करेगा। मेटल क्यों चल रहा है, कॉपर आपको पता है डिमांड में काफी हाई है, सिल्वर आपको पता है डिमांड में हाई है, तो ये जो माइनिंग कंपनी है जैसे कि हिंदुस्तान जिंक हो गई, हिंदुस्तान कॉपर हो गई, ये कंपनीज दबा करके भाग रही हैं क्योंकि इनकी वैल्यूएशन बढ़ रही है, पीई एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये दो सेक्टर हैं जो कि इंडिया के अंदर एज ऑफ नाउ डोमिनेट कर रहे हैं। आईटी सेक्टर डोमिनेट नहीं कर रहा, इसी वजह से यहां पर गिरावट दिख रही है। सो अगर आप 2026 के लिए पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर रहे हो फ्रॉम द स्क्रैच तो मेरे हिसाब से मोतीलाल आप अवॉइड कर सकते हो। तो आपको कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड पिक करना चाहिए जहां पे मेटल और फाइनेंस कंपनी डोमिनेट कर रही है, या फिर आपको इनके डायरेक्ट थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स आते हैं वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये काफी रिस्की होता है थीमेटिक म्यूचुअल फंड क्योंकि यहां पे एंट्री और एग्जिट करना मुश्किल होता है। हमने जब बैंकिंग चूज किया था तब तक बैंकिंग नहीं चल रहा था, इसलिए हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। अगर आप आज आईटी चूज करते हो तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे अगले 2 से 3 साल के बाद जब आईटी रिकवर करना शुरू करेगा और आपके पास सस्ते प्राइस पे एनएवी पड़ी होगी। अगर आप एक नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मेरे हिसाब से इस समय पे अच्छा रहेगा क्योंकि पोर्टफोलियो मार्केट से अलाइन है। बाकी इन लॉन्ग रन सारे ही म्यूचुअल फंड अच्छा करते हैं बिकॉज सारे ही इंडस्ट्री चलती है। इसका मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको एकदम ही क्लियर हो जाए। 2020 के पास जब हमारा इलेक्शन वाला टाइम था तब हमारा पीएसयू और डिफेंस चल रहा था, फिर वो गिरना शुरू कर गए। जब उसके अंदर गिरावट शुरू हुई उसके बाद हमारे बैंकिंग सेक्टर ने चलना शुरू कर दिया। अब आने वाले टाइम पे जब ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा तब बैंकिंग सेक्टर गिरना शुरू होगा, तब आईटी सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये साइकिल समझनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट में साइकिल चलती है, तो इसीलिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होना चाहिए ताकि जो एक म्यूचुअल फंड है जो एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट कर रहा है, अगला जो म्यूचुअल फंड है वो अलग पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करता रहे। इसी के साथ साथ जो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप म्यूचुअल फंड है ये कॉन्सेंट्रेटेड बेट के साथ आता है। इसके अंदर जो टॉप होल्डिंग है जैसे कि अदर्स के अंदर 23% हो गया है, अदरवाइज आईटी के अंदर 20% था, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। एक सेक्टर गिरता है तो मेजर हैम्पर आता है एक पोर्टफोलियो के ऊपर। तो ये भी पता होना चाहिए अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हो तो मोतीलाल ओसवाल ठीक है, हाई रिस्क और लॉन्ग टर्म सोचो। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो और लो रिस्क है तो आप मोतीलाल से दूर रह सकते हो। ये सेम चीज मैंने लास्ट मंथ भी बोली थी, यही सेम चीज मैं इस साल के लिए भी बोलूंगा कि भाई मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म गेम के लिए तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये आपको परेशान करता हुआ ही दिखने वाला है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन रह जाए तो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, मैं उसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू।